दीपेश शर्मा नाम के लड़के की नई नई शादी हुई थी। उसकी नौकरी दिल्ली में थी तो उसकी पत्नी की नौकरी थी गुरुग्राम के उद्योग विहार में। तभी दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना दोनों साथ साथ ही रहें। पत्नी के कहने पर उसने उद्योग विहार गुरुग्राम में अपना घर लिया। किराए के उस मकान में जैसे ही रहना शुरू किया, एक रात की बात है, सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और अचानक ही दीपेश शर्मा की आंख खुल जाती है। बाथरूम के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नहा रहा हो। वो देखता क्या है कि पत्नी उसके बिल्कुल बगल में सोई हुई थी, लेकिन बाथरूम से आवाज आ रही थी। इसलिए उसने जाकर चुपके से देखा तो जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। वो थोड़ा घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और इस वाक्य को अपनी पत्नी को सुनाता है। इसके बाद उसकी पत्नी ने भी यही सेम टू सेम महसूस किया कि एक दिन बाथरूम से आवाज आ रही थी जबकि उसका पति आराम से सोया हुआ था। सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और पति पत्नी ने इस तरह के कई वाक्य देखे, लेकिन इस बात का उन्होंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था। एक बार दीपेश शर्मा का छोटा भाई भी आया हुआ था। पति और पत्नी दोनों नौकरी करने के लिए गए थे। दीपेश शर्मा का जो छोटा भाई था वो लगातार कई घंटे से टीवी देख रहा था। इसी बीच में नौकरानी आती है और घर का काम करना शुरू कर देती है। जैसे ही नौकरानी घर में पोंछा लगा रही थी, उसको ऐसा लगता है जैसे कि दीपेश शर्मा का छोटा भाई बाथरूम जा रहा है। तो वो इंतजार करने लगी कि वो जब वापस आएगा, तो क्योंकि जब उसके पैरों के निशान आएंगे तो इससे फिर दिक्कत होगी। अक्सर महिलाओं को ऐसी दिक्कत भी होती है। जब काफी देर से वो वापस लौट कर नहीं आता और बाथरूम में से किसी तरह की आवाज नहीं आती, तो वो कई बार आवाज लगाती है कि भैया भैया, अभी आपको बाथरूम में कितना समय लगेगा। जब जब ये बाथरूम की तरफ आवाज लगाती है, तब पीछे से आवाज आती है कि मैं बाथरूम गया ही नहीं, तुम क्यों मुझे आवाज लगा रही हो। नौकरानी ये सब महसूस करने के बाद वो दहशत में आ जाती है, परेशान हो जाती है। दीपेश शर्मा से कहती है कि भैया, मैं तुम्हारे घर पर कभी काम करने के लिए नहीं आऊंगी। दरअसल इस घटना के बारे में उन्होंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया। कुछ दिन के बाद दीपेश शर्मा की पत्नी गर्भवती भी हो जाती है। उसने एक अखबार में इंटरव्यू के दौरान ये बोला था कि शायद वो एक अच्छी आत्मा थी जो मेरे परिवार की मदद कर रही थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको बिल्कुल यकीन होगा ही नहीं कि ऐसा भी सच हो सकता है, मगर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और उसके बाद उस पर बनी कई फिल्मों से यह साबित हो जाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच थी। क्योंकि जहां की एक कहानी है, जिस जगह की वो कहानी है, जिस जगह पर वो एक लड़की पाई जाती थी, उसके नीचे एक कब्रिस्तान हुआ करता था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो कहानी है ये हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम। दरअसल गुरुग्राम में ही उद्योग विहार कॉलोनी में एक सैफरोन नामक बीपीओ कंपनी होती है और बीपीओ कंपनी के अंदर एक लड़की जिसका नाम रोजी होता है और उससे उसका दूसरा नाम निकिता रॉय भी होता है। निकिता रॉय भी के नाम से भी उसको जानते थे और रोजी के नाम से भी उसको जानते थे। वो लड़की इतनी होनहार होशियार होती है कि उसको लगातार पिछले 3 महीने से बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब दिया जा रहा था, उसके खिताब से नवाजा जा रहा था। जब ये सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के तौर पर उसको सम्मानित किया जा रहा था, तो वो पूरे उस स्टाफ की एक स्टार कर्मचारी के रूप में जानी जाती थी, पहचानी जाती थी। कौन ऐसी लड़की थी जो उसकी जैसा बनना नहीं चाहती थी? कौन ऐसा कर्मचारी था जो उसकी जैसा बनना नहीं चाहता था? क्योंकि जब उसकी सभी लोग तारीफ करते थे, उसकी चाहे वो उसके काम की तारीफ हो, चाहे वो खूबसूरती की तारीफ हो, सभी उसकी जब तारीफ करते थे तो कहते थे कि वाकई लड़की बहुत मेहनती है, अच्छी है। एक रात की बात है, वो अपना काम कर रही थी और काम करते करते अक्सर जो इस तरह के कॉल सेंटर में जो काम किए जाते हैं, कॉल की जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 मिनट चलती है या 3 मिनट चलती है या कम से कम 2-3 मिनट में बात खत्म हो जाती है। लेकिन कॉल चलते चलते 40 मिनट से ज़्यादा का समय हो चुका था। रोजी लगातार बातचीत कर रही थी और 40 मिनट से ज़्यादा समय हो गया। कभी वो गुस्सा हो रही है तो कभी उसके फेस एक्सप्रेशन बदल रहे हैं। इसी बात को देखते हुए जो आसपास के कर्मचारी थे उनकी नजर पड़ जाती है कि इतनी लंबी कॉल तो कभी चलती ही नहीं है। तभी किसी की नजर पड़ जाती है और उसने उस कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही रोजी की बातचीत की कॉल रिकॉर्ड होती है, 45 मिनट पर जाकर वो कॉल खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद उस लड़की को इतना गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद वो अपना सामान समेटती है। सामान समेटने के बाद वहां से चली जाती है। बात ये कंपनी के जो उच्च अधिकारी थे उन तक पहुंच जाती है। जब बात उन तक पहुंचती तो उन्होंने पूछा कि क्या बात थी, ये रोजी इस बात पर किस बात पर गुस्सा थी, क्या बात थी? तो किसी ने बताया कि कॉल जो चलती है 3-4 मिनट के आसपास होती है, लेकिन रोजी की बात लगभग 45 मिनट तक चलती रही। किससे बात कर रही थी, क्या कर रही थी, कुछ समझ में नहीं आया। अब कंपनी में जो उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसने कहा कि ये कॉल रिकॉर्डेड थी, इसको आप सुन के देखो कि आखिरकार बात क्या है। जब कॉल को सुना गया तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल रोजी तो बात कर रही थी, लेकिन सामने से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। अब ये रिकॉर्डेड कॉल से सब के सब लोग घबरा जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं
किसी को लगा कि शायद रोजी की तबीयत खराब होगी, इसलिए वो अपने आप से बातचीत कर रही होगी, कुछ ना कुछ इस तरह की बात थी। लेकिन अगले ही दिन रोजी अपने इस ऑफिस में आती ही नहीं है। तो कर्मचारी इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि अक्सर लोग छुट्टी पर चले जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बात बड़ी तब हो जाती है जब लगातार 3-4 दिन का समय बीत जाता है और रोजी काम पर लौटकर नहीं आती है। जो लड़की अभी 3 महीने से लगातार बेस्ट एम्प्लॉय, सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार खिताब जीत रही थी, वो अचानक से 3-4 दिन गायब हो जाती है। उसको मेल किया जाता है तो मेल पर वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। फोन कर रहे थे तो फोन उसका मिल नहीं रहा था। ना मेल पे बातचीत हो पा रही है, नहीं फोन पे बातचीत हो पा रही है। ये बात है साल 2005 की, जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। तो जब लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो तभी बात एचआर तक पहुंच जाती है और एचआर कहते हैं कि जो उसका एड्रेस है उस एड्रेस पर जाकर पता करो, क्योंकि कंपनी के जो एम्प्लॉय थे उनको लाने के लिए, ले जाने के लिए कैब भी लगी हुई थी। कैब के ड्राइवर से पूछा जाता है कि क्या तुम बता सकते हो कि उसका एड्रेस? वो कहता है कि हाँ जी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है उसका एड्रेस कहाँ पर है, तो मैं जाकर बात कर लूँगा। अब ये जो कैब का ड्राइवर है, उससे जब कहा जाता है तो वो कैब का ड्राइवर वहाँ जाता है जहाँ पर वो किराए पर रहती थी। वहाँ जाने के बाद बेल दबाता है और बेल दबाने के बाद एक आदमी निकल के आता है। उससे कहता है कि आपके यहाँ पर रोज़ी नाम की एक लड़की है जो सेफ्रॉन नामक एक कंपनी है बीपीओ की, उसमें काम करती है, तो मुझे उससे बात करनी है क्योंकि मुझे एचआर ने भेजा है। जब इस तरह की बातें आती हैं सामने तो साफ साफ मना कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस नाम की कोई लड़की हमारे यहाँ पर रहती ही नहीं है। जब उसके बारे में ये कहा जाता है तो उस ड्राइवर को यकीन नहीं हो रहा था। ड्राइवर ने उस मकान मालिक से कहा कि साहब, मैं कई बार उसको यहाँ पर छोड़ के गया हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो, और यहीं से कई बार लेके भी गया हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस नाम की लड़की रहती ही नहीं है, आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। जैसे ही उस कैब ड्राइवर ने ये बात एचआर को बताई, एचआर ने सुनने के बाद उसने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उस लड़की को सैलरी भी दे रहे हैं, सब कुछ उसके हो रहा है, लेकिन और उसको बेस्ट एम्प्लॉय का खिताब भी दिया गया है, बेहतरीन काम कर रही थी। और वो कहती है वहाँ पर उसके मकान मालिक ने कुछ ऐसा बोला है, तो उन्हें लगता है कि शायद वो किसी बात पर नाराज हो गई है, कंपनी में काम नहीं करना चाहती होगी, इसलिए उसने अपने मकान मालिक से कुछ ऐसा बोल दिया होगा। इसलिए उसके जो मूल डॉक्यूमेंट्स थे, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये कहाँ की वो रहने वाली थी, ये जब पता निकालने की कोशिश की, उसका जो एड्रेस निकलता है, एड्रेस निकलने के बाद अब एचआर ने कहा कि उस लड़की के बारे में हमें पता करना है क्योंकि वो हमारी बहुत होनहार कर्मचारी है और हम उसे खोना नहीं चाहते। अब एक टीम को उसके घर भेजा जाता है। घर जब टीम जाती है तो वहां जाने के बाद उसके माता पिता से संपर्क किया जाता है। माता पिता को पूरी कहानी बताई जाती है कि आपकी बेटी हमारी कंपनी में काम कर रही थी कर्मचारी के रूप में, और वो एक अच्छी मेहनती कर्मचारी है, और वो अचानक से लापता हो गई है, गायब हो गई है। उसके बारे में हम कई फ़ोन करते हैं तो फ़ोन पे बातचीत नहीं हो पाती, मेल करते हैं तो मेल का कोई वो रेस्पॉन्स नहीं देती है, इसलिए आप उससे हमारी बातचीत करा दीजिए। जब माता पिता ने पूरी बात सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। वो बताया जाता है कि लड़की तो 8 साल पहले खत्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, और उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। उसको जो भी उसका एक किसी भी आदमी मरने के बाद उसका होता है, जैसे कि मुसलमानों में सुपुर्द खाक किया जाता है और हिंदू में किसी का को अंतिम संस्कार यानी कि जला दिया जाता है। तो इस तरह से जब ये देखा गया तो जो कर्मचारी गए हुए थे उस कंपनी के, उन्होंने आकर अपनी कंपनी में ये बात बताई तो किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रोजी के साथ हम इतने दिन से काम कर रहे थे, जो रात को फ़ोन करती थी, उठाती थी और समस्याओं का समाधान किया करती थी, दरअसल वो कोई लड़की थी ही नहीं बल्कि एक भूत था। इस तरह की जब बातें होती हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल 30 अक्टूबर 2014 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर होती हैं समीन हुसैन, उसने एक ये पूरा किस्सा, पूरी कहानी उसने छापा था, और ये समर अब्बास होते हैं जो उसी बीपीओ कंपनी में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक्सर इस बात पर चर्चा होती है, लेकिन उस लड़के ने यानी कि समर अब्बास ने जो अपनी आंखों से कुछ चीजें महसूस की थी उसको देखकर यकीन नहीं होता। दरअसल वो बताता है कि एक रात की बात है, रात के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उसको नींद की झप्पियां आ रही थी और वो लगातार, मतलब जैसे कई बार आदमी को नींद आती है तो वो सोने की कोशिश करता है। वो सीधा यहाँ से गया और जाकर बाथरूम में पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपने चेहरे को धो रहा था ताकि उसे नींद उसकी भाग जाए, नींद उसकी चली जाए। लेकिन जैसे ही वो जहां पर पुरुष का बाथरूम है वहीं पास में ही महिला का भी बाथरूम होता है। अब जैसे ही समर अब्बास वहां पर बाथरूम में अपना चेहरा धो रहा है तो अचानक से बहुत तेज चीखने की आवाज आती है, और चीखने की आवाज आने के बाद उसे लगता है कि शायद उसे देखना चाहिए, कोई मदद के लिए उसे आवाज लगा रहा है, बुला रहा है। वो जैसे दौड़ के जाता है तो उसी की एक सहकर्मी होती है जो साथ काम करती थी, वो उसकी तरफ को घूर के देख रही थी। उस लड़की ने पूछा समर अब्बास से
कि तुमने क्या किसी को चीखते हुए सुना? तो वो कहता है कि मैं तो चीखों की बात सुनने के बाद ही यहाँ पर आया था कि शायद कोई मदद के लिए मुझे आवाज़ दे रहा है। उसने जो बाथरूम में झाँक कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। एक और किस्सा वो उस टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर को बताता है। वो बताता है कि ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है, जहाँ बेसमेंट है, जहाँ पर एक सुपरवाइजर रहता है जो गाड़ियों की हिफाजत करता है, देखता रहता है। लेकिन एक बार की बात है, सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और उस सुपरवाइजर वो लगातार भाग रहा है। उससे पूछा जाता है कि भाई तुम इतनी जल्द क्यों भाग रहे हो, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? वो हाँप रहा था, डर रहा था और डरते डरते उसने जब अपनी कहानी सुनाई, उसने कहा कि मैं अभी, मेरी आंख लग गई थी, सुबह के 4 बजे के आसपास की बात है, और मेरी किसी ने दोनों टांगे पकड़ी और मुझे पकड़ के जमीन पर गिरा दिया और बहुत दूर तक खींचा और मेरी जो कुर्सी थी, चेयर थी, उसको पटक के मार दिया। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा 3 बार हो चुका है। जब ये बात समर अब्बास ने उसकी बातें सुनी सुपरवाइजर की, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था और ये बातें उसने उसमें शेयर की। ये बात सामने आती है कि जहां पर वो बीपीओ का सेंटर बना हुआ, कॉल सेंटर बना हुआ था, उस कॉल सेंटर के नीचे कभी किसी जमाने में कभी कब्रिस्तान हुआ करता था और शायद इसलिए दो इसके पीछे 2 बातें बताई जाती हैं। जब मैंने इस अलग अलग जगह रिसर्च किया, इसके एक एक पॉइंट पर जानने की कोशिश की, तो कुछ अलग अलग जो वेबसाइट हैं, वेब पोर्टल हैं, तो उसमें कई जो कहानियां हैं उसको मैंने मर्ज किया है, आपस में जोड़ने की कोशिश की है। उसमें ये बताया जाता है कि उस बीपीओ कंपनी में कुछ बड़ा घोटाला था, बड़ा मामला था। उस मामले को छुपाने के लिए कुछ इस तरह की कहानियों को प्रायोजित कर दिया गया था, लेकिन इसकी कभी सत्यता के कभी प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये इसके बाद जब ये कहानी सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होती है, तो उसके बाद बॉलीवुड तक मामला पहुंचता है और बॉलीवुड इस पर 2 फिल्में बनाता है। एक फिल्म थी रोजी द सैफरॉन चैप्टर, और एक और निकिता रॉय करके एक मूवी बनी थी, जिसमें कुछ जो शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाया था। उनकी जो बेटी हैं वो भी शायद इस फिल्म में थी, और सलमान खान के भाई अरबाज खान ने ये मिलकर शायद इन फिल्मों को बनाया है। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है, ये तो खैर टाइम्स ऑफ इंडिया की जो वो रिपोर्टर रही हैं, जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट की थी 30 अक्टूबर 2014 को, वही इसमें बता सकते हैं। लेकिन जब ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते झारखंड के रहने वाले नईम अंसारी, नेपाल के रहने वाले महेंद्र प्रकाश, और साथ ही सिवान के रहने वाले हैं मनीष माली, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही बस्ती के रहने वाले बब्बू और उनकी पत्नी हैं पूजा, आज इनकी शादी की सालगिरह है, और इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राजन कुशवाहा हैं, सचिन प्रताप सिंह चौहान, सागर चौधरी, अबरार शेख, प्रदीप गुप्ता, मोहम्मद शरीफ, रंजना कुमारी, बंटी सैनी, मौलाना साद आलम अजहरी, तालीम खान, ज्ञानेंद्र चौधरी, हंसराज गौतम, मोहम्मद जाकिर, राजकुमार, जीतू कुमार, असलम अंसारी, दिनेश कुमार चौहान, एहसान आलम। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।